हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। पिछले वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, 15 का डी पार्ट। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया पॉइंट आपको समझने के लिए दिया जाता है, पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो पर डालें। इसीलिए हम कुछ चुने हुए क्वेश्चंस की वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम या डाउट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 डी भी ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में पिछले सभी क्वेश्चंस के डाउट आ जाएंगे और आपके पिछले सारे क्वेश्चंस के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हैं और इनकी हेल्प से हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। फर्स्ट पॉइंट दिया है हमें, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000। प्रॉफिट दिया है हमें 50,000 और ये प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन है, मतलब इस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन इन्होंने घटाया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है और अगर प्रॉफिट में से इसको घटाया हुआ हो तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे। सेकंड पॉइंट में, फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो ये हमें कुछ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन दी है। तो यही दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट मेथड यूज़ करने के लिए सेल परचेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं उनमें सेल परचेजेस नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ये चूज़ करना पड़ेगा कि हम उसमें डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट मेथड की इन्फॉर्मेशंस नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमें ऐसी दी गई हैं जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करते टाइम कंसिडर नहीं करनी, जैसे कि कैश इन हैंड। कोई भी अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है, जैसे कि कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर ये चीज़ें आ जाती है तो आप उसको करंट एसेट में काउंट नहीं करेंगे। वैसे तो ये करंट एसेट होती हैं, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट करेंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो रोल होता है वो हम लास्ट में करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे करंट लायबिलिटी के रूप में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है या कोई शॉर्ट टर्म लोन भी दे सकता है। तो ऐसे केस में हमें बैंक ओवरड्राफ्ट या ये शॉर्ट टर्म लोन हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, कई बार हमें यहाँ क्वेश्चंस में गुडविल दिया होता है, तो गुडविल का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। तो जब भी हमें गुडविल का बैलेंस दिया होता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो गुडविल इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है। अगर गुडविल इंक्रीज़ हुई है इसका मतलब है हमने गुडविल को परचेज किया है, और अगर गुडविल को परचेज किया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा, हो सकता है गुडविल का बैलेंस डिक्रीज़ हो गया हो। अगर गुडविल का बैलेंस डिक्रीज़ हो गया है इसका मतलब हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है, और गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है मतलब ये एक नॉन कैश आइटम है, और प्रॉफिट निकालते टाइम अगर हमने वो नॉन कैश आइटम माइनस की है तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते टाइम उसको वापस ऐड करना पड़ेगा। चौथी इम्पॉर्टेंट बात प्रोविज़न फॉर टैक्स की है। अगर हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया है और उसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ऐसे केस में हम ये मान के चलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट बनाते टाइम उसी प्रोविज़न को हमने घटाया होगा। तो शुरू में जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो उसी टैक्स को हम वापस जोड़ देंगे और नीचे जब हम टैक्स लेस करते हैं उसी को हम लेस कर देंगे। कई बार प्रोविज़न फॉर टैक्स के हमें दो बैलेंस दिए होते हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो जो लास्ट ईयर का टैक्स का बैलेंस होता है उसको हम शुरुआत में जोड़ देंगे और जो पास्ट ईयर का टैक्स होता है उसको हम नीचे लेस करेंगे। तो 15 से जो पहले क्वेश्चंस आए हैं उनमें इन्हीं 4-5 पॉइंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है और वो डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का डी पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए और वो प्रॉफिट हमें दिया गया है 50,000 और खुद कह रहा है कि 50,000 प्रॉफिट डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आया है, तो एडजस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। तो प्रॉफिट हमें दिया है 50,000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब तो सेकंड स्टेप में हमें एडजस्टमेंट करनी है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो अगर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम इस प्रॉफिट में ऐड है तो उसको हम घटा देंगे और अगर इस प्रॉफिट में से उसको लेस किया हुआ है तो उसको हम वापस ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन दिया है 20,000। तो प्रॉफिट निकालते टाइम डेप्रिसिएशन को माइनस किया होगा, इसलिए हम उसको वापस ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया है। ऊपर लिखा है कि ये करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ हैं, तो आप इसको करंट लायबिलिटी भी मान सकते हैं और इसको आप एक नॉन कैश आइटम भी मान सकते हैं। मैं इसको नॉन कैश आइटम मान के चलती हूँ। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 5 और लास्ट में हो गया 6,000, यानी कि इस साल का प्रोविज़न है 1,000 और ये 1,000 हमने प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस किया होगा, इसलिए हम इसको वापस ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। तो क्वेश्चन की सभी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो हमें दी थी वो हमने जोड़ दी है। अब इनको हम जोड़ के इस कॉलम में लिख लेंगे 21,000। दोनों को जोड़ के आएगा 71,000 और ये जो 71,000 आया है यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इस प्रॉफिट में भी हमें कुछ ऐड करना है और कुछ लेस करना है। ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और लेस करना है डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर हमने ऐड किया है तो इंक्रीज इन करंट एसेट को हम लेस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड किया है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट कैश इन हैंड कैश इक्विवेलेंट है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है। करंट एसेट 1,00,000 से 70,000 रह गया, यानी कि 30,000 डिक्रीज हो गया है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट में इसको हम नोट करेंगे 30,000 ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को हम नॉन कैश आइटम में ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है और ट्रेड पेबल 80,000 से 75,000 हो गया है, यानी कि 5,000 डिक्रीज हो गई है करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 5,000 ट्रेड पेबल, उसको हम यहाँ नोट करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 1,20,000 से 1,60,000 हो गई है, यानी कि 40,000 करंट एसेट बढ़ गई है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट लिखेंगे 40,000 स्टॉक। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। शुरू में नहीं थे और लास्ट में 10,000 हो गए, यानी कि 10,000 बढ़ गई हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होता है, तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई है 10,000 से। तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई है 10,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस।
प्रीपेड एक्सपेंसेस 8 से 2000 रह गए हैं, तो 6000 कम हो गए हैं। तो करंट एसेट घट गई है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट में लिखेंगे 6000 प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम करंट एसेट होता है, तो एक्रूड इनकम 10,000 से 15,000 हो गया, 5,000 करंट एसेट बढ़ गई है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट में नोट करेंगे 5,000 एक्रूड इनकम। नेक्स्ट आइटम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये करंट लायबिलिटी होता है, 6,000 से घट के 3,000 रह गया है, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है 3,000 से। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, उसको हम यहाँ नोट करेंगे 3,000 एडवांस इनकम। नेक्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। अब जितनी भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ हमें गिवन थी, हमने सब यहाँ पर रख दी है। अब हम ऐड करने वाली चीज़ों को यहाँ पॉजिटिव फिगर में रखेंगे और लेस करने वाली चीज़ों को यहाँ नेगेटिव में रखेंगे। 30, 10, 40 और 6 46,000, और इनका टोटल आएगा 53,000। नेगेटिव फिगर है तो उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब 71,000 में इन दोनों को प्लस माइनस करके हमारा जो फिगर आएगा वो आएगा 64,000। तो ये आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमारे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ लास्ट स्टेप है, हम लेस करते हैं टैक्स पेड। क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नील। तो 64,000 में से कुछ भी टैक्स पे नहीं किया है, तो हमारा नेट अमाउंट आएगी 64,000। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, इसलिए इसको हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे और इसके सामने लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 64,000। तो इस क्वेश्चन को हमने इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।